लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। आइए आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6, है ना, नेशनल इनकम, उसका यूनिट नंबर 1। अनदर ब्यूटीफुल चैप्टर, मतलब सच में बहुत ही टेक्निकल, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर। सो आई होप आपने कॉन्सेप्चुअली इसको समझा है। एंड अगर आपने कॉन्सेप्चुअली समझा है तो ऑनेस्टली फॉर्मूले सब रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, राइट। सो आइए देखेंगे इस दौरान की जब मैं एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूँ, मैं आपके कंसेप्ट भी बीच बीच में जहां जहाँ पे आ रहे हैं वो रिवाइज कर रहा हूँ, राइट। तो चलिए एकदम प्यार से, एकदम आराम से ये पूरे के पूरे सारे एमसीक्यूज हम देखते हैं वन बाय वन कंसेप्चुअल। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ रेसिडेंट यूनिट इन्वॉल्वड इन डेफिनेशन ऑफ जीडीपी। सी, जब हम इकोनॉमिक्स में रेसिडेंट बोलते हैं तो ये आपके टैक्स के रेसिडेंट या इन जनरल हम जो इंग्लिश लैंग्वेज में रेसिडेंट का मीनिंग निकालते हैं ना, वो इकोनॉमिक्स में नहीं। सी, इन जनरल व्हेन आई से रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना, वी समहाउ मीन अ पर्सन हु इज प्रीडोमिनेंटली स्टेइंग इन इंडिया। कभी कभार बस घूमने उमने के लिए, कुछ काम के लिए बाहर गए तो प्रीडोमिनेंटली वो पर्सन इंडिया में रहता है, तो हम कहते हैं इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं। इकोनॉमिक्स में आप कहीं पे भी रहिए, उसके बेसिस पे हम नहीं कहते वो रेसिडेंट यूनिट है क्या। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज कि क्या इंडिया के इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपका सच में प्रिडोमिनेंटली इंडियन एक्टिविटीज में, इंडियन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, इंडिया के प्रोडक्शन एक्टिविटीज में आपका रोल या नहीं। ओके, सो फिजिकली आप कहाँ रहते हैं, उससे ज्यादा आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का इंडिया पे इंफ्लुएंस हो रहा है कि नहीं, इंडिया के प्रोडक्शन पे, वो ज्यादा काम का है। सो आइए पढ़ते हैं। पहला, अ बिजनेस एंटरप्राइज व्हिच बिलोंग्स टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया विद प्रोडक्शन यूनिट सोली सिचुएटेड इन इंडिया। ऐसा नहीं है, ऐसा जरूर नहीं है इंडिया में ही सोली सिचुएटेड हो वगैरह, ऐसा नहीं। ओके, या वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो प्रॉपर, आपका इंडिया के प्रोडक्शन के ऊपर इंफ्लुएंस हो रहा है कि नहीं। ओके, द यूनिट हैविंग प्रीडोमिनेंट इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री फॉर वन और मोर years, यहाँ पे years वर्ड होना चाहिए, irrespective of the nationality और legal status, yes। so मान लेते हैं कि कल जाके, इसका सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, से कल इलॉन मस्क ने मान लीजिए इंडिया में प्रोडक्शन किया, से फॉर एग्जांपल एप्पल का भी, है ना, एप्पल का भी प्रोडक्शन इंडिया में होता है, यू मस्ट बी डूइंग। अभी इंडिया आईफोन एक्चुअली बना रहा है, अब आप ओपन करेंगे आईफोन तो मिलेगा मेड इन इंडिया लिखा हुआ, है ना, बकायदा। सो ये क्या हो रहा है, ये एप्पल के रेसिडेंट्स या एप्पल के ओनर्स कहा है, इससे फर्क नहीं पड़ रहा। Apple is having a production unit in India. It is creating value in India. इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं, तो इंडिया का नेशनल इनकम बढ़ रहा है। तो आपकी नेशनैलिटी क्या है वो इकोनॉमिक्स में काम की नहीं है, इसको प्लीज ध्यान से नोट करें। नेशनैलिटी इज इररिस्पेक्टिव, आप अमेरिकन हो फर्क नहीं पड़ता, क्या इंडिया के, इंडिया में प्रोडक्शन कर रहे हो आप, अगर हाँ तो आप इंडिया के इकोनॉमिक्स के लिए रेसिडेंट यूनिट बन गए। क्यों? क्योंकि आपका प्रिडोमिनेंट इकोनॉमिक इंटरेस्ट है in the economic territory of the country for one or more years irrespective of nationality। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इंग्लिश का रेसिडेंट का मीनिंग या टैक्स में जो रेसिडेंट है ना, रेसिडेंट इन इंडिया, नॉन रेसिडेंट, एनआरआई, वो वाले डेफिनेशंस यहाँ नहीं लेने। ओके, इकोनॉमिक्स में से कई बार होता है, जैसे इकोनॉमिक्स में हम कई बार पब्लिक बोलते हैं ना, व्हेनेवर यू सी पब्लिक और व्हेनेवर यू सी स्टेट। इकोनॉमिक्स का इसका मीनिंग क्या रहता है, गवर्नमेंट। तो पब्लिक कंपनी का लॉ की सबसे पब्लिक कंपनी अलग है, इकोनॉमिक्स के सबसे पब्लिक कंपनी स्टेट का, है ना, ओन्ड बाय स्टेट बोलते हो कभी कभी, ओन्ड बाय स्टेट। स्टेट मतलब यहाँ पे कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा हम नहीं बोलते, ओन्ड बाय द स्टेट। एक इन जनरल अगर आप स्टेट वर्ड को यूज करते हो तो इकोनॉमिक्स में उसका मीनिंग क्या निकलता है, गवर्नमेंट। जैसे लैंड है ना, इकोनॉमिक्स में, इंग्लिश में लैंड मतलब जमीन, इकोनॉमिक्स में जैसे समझाते हैं लैंड मतलब एनी फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। तो वैसे ही ये भी रेसिडेंट वर्ड को इंग्लिश में अलग, इकोनॉमिक्स में अलग लेना है। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। स्टेटमेंट्स देके रखे आपको। पहला, intermediate consumption consists of value of goods and services consumed as inputs by a process of production। बिल्कुल सही। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। मान लीजिए मेरे प्रोडक्शन एक्टिविटी में से, फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ये प्रोडक्शन एक्टिविटी है इकोनॉमिक्स के हिसाब से। ये करने के लिए मैं जो भी गुड्स एंड सर्विसेज यूज करता हूँ, से यहाँ पे कैमरामैन है जो ये मुझे रिकॉर्ड करे, है ना, तो ये कैमरामैन जो है हमारे, ये इनकी सर्विसेज मेरे लिए क्या है, इनपुट है। यहाँ पे जितने भी गुड्स है, मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, मान लीजिए टच स्क्रीन वाला, ये पेन वाला, ये गुड्स, इन सभी को तो हम कहते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। दोज गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर कंज्यूम्ड एज इनपुट्स बाय द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन करने के चक्कर में, आपको पढ़ाने के चक्कर में ये सब मैं कंज्यूम कर रहा हूं, तो ये कहलाएगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। पॉइंट वन बिल्कुल बिल्कुल बरोबर है। पॉइंट टू देखना है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सक्लूड्स फिक्स्ड असेट whose consumption is recorded as consumption of fixed capital। बिल्कुल सही। सी, हम जब इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलते हैं ना, तो हम इसमें कैपिटल कंजम्पशन नहीं लेते। आप जो कैपिटल कंज्यूम कर रहे हो या फिक्स असेट्स कंज्यूम कर रहे हो, या जिसे को आप प्यार से डेप्रिसिएशन बोलोगे, राइट, फिक्स असेट को आपने जितना कंज्यूम किया उतना प्रोपोर्शन उसका डेप्रिसिएशन हुआ है, वो डेप्रिसिएशन हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन में नहीं इंक्लूड करते। ओके, सो वो आप अलग से ऐड करते हैं। अगर आपको याद है ना, तो डेप्रिसिएशन रहता है ग्रॉस जीडीपी में, और उसके बाद में हटा के फिर नेट निकालेंगे। सो इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सक्लूड्स फिक्स्ड असेट्स व्हिच कंजम्पशन इज रिकॉर्डेड एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। इसको अलग से कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बोल के रिकॉर्ड किया जाएगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में नहीं गिनेंगे।
क्या ये भी ट्रू है? एब्सोल्युटली ट्रू है। बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू। पहले वाले लेक्चर में हमने देखा है कि डेप्रिसिएशन को हम अलग से ट्रीट करेंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में नहीं आएगा। सो 2 का आंसर इज बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2 बी। जीडीपी ऑफ एनी नेशन क्या रहेगा? क्या इसमें कैपिटल कंजम्पशन एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सक्लूड किया जाएगा? इंटरमीडिएट कंजम्पशन को, कैपिटल कंजम्पशन को जीडीपी में इज इंक्लूसिव ऑफ कंजम्पशन और डेप्रिसिएशन। से अगर आपको याद हो तो सिंपल जीडीपी में से मैं बोलता था डी जाएगा तो क्या आएगा? ग्रॉस से। ग्रॉस में से अगर आपका डेप्रिसिएशन जाता है ग्रॉस में से तो नेट आता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट? सो जीडीपी में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, वो जब हम हटाते हैं तो नेट आता है। तो जीडीपी इंक्लूसिव ऑफ कैपिटल कंजम्पशन और डेप्रिसिएशन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर है बी, बॉम्बे। इट इज इंक्लूसिव ऑफ कैपिटल कंजम्पशन और डेप्रिसिएशन, क्योंकि उसमें से हम डेप्रिसिएशन हटाते हैं जनाब, फिर आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वंस अगेन। वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड मतलब जो वैल्यू थी उसमें आपने और कितनी वैल्यू ऐड की। सो वैल्यू एडेड refers to the difference between value of output and purchase of intermediate goods. Yes, आपके आउटपुट की वैल्यू क्या है, उसमें से आपकी इनपुट की वैल्यू हम हटा देते हैं। सो इनपुट्स बोल के जो आते हैं उसी को तो हम कहते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ऊपर हमने पढ़ा था। सो ये पॉइंट नंबर 1 बिल्कुल ट्रू है कि वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ योर इनपुट। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट देखना है कि ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है। वैल्यू एडेड represents the contribution of labor and capital to the production process। ध्यान से सुनो, मान लेते कि मैं बना रहा हूं पार्ले जी का बिस्किट, राइट? तो वो हो गया मेरा आउटपुट। इसमें से मेरे लिए इनपुट क्या है? तो मान लीजिए मेरे लिए इनपुट है आटा। तो आटा जो है वो मैं हटा दूंगा, ये है वैल्यू ऑफ माई फिनिश गुड से पार्ले जी का बिस्किट। सो बिस्किट में से अगर आटा मेरा इनपुट था वो मैं हटा दूंगा। ये जो डिफरेंस है ये हम कह सकते हैं कि ये है वैल्यू एडेड बाय पार्ले जी। ये है वैल्यू एडेड बाय पार्ले जी। कैसा आया वैल्यू एडेड? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। अब ये जो इनपुट आपका आ रहा है वही तो रॉ मटेरियल है। तो रॉ मटेरियल तो आपने यूज किया, उसके ऊपर लेबर में, बाकी ओवरहेड्स में, कैपिटल गुड्स को आपने यूज किया, मशीन में आपने बिस्किट को बेक किया। तो वो रॉ मटेरियल के ऊपर लेबर में, कैपिटल में क्या ऐड किया, वो उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करता है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। रॉ मटेरियल होता है, तो रॉ मटेरियल और फिनिश गुड के बीच में डिफरेंस कौन है? कौन है जो इस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहा है? लेबर एंड देन फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल मतलब मशीन से यूज करना है ना, उनका डेप्रिसिएशन वगैरह ये सब। सो वैल्यू एडेड represents the contribution of labor and capital to the production process। बिल्कुल सही, यही तो होता है वैल्यू एडेड। रॉ मटेरियल आपका होता है, उस पर ये लोग काम करते हैं। सो लेबर एंड कैपिटल, वैल्यू एडेड represents the value of labor and capital added। बिल्कुल सही। पॉइंट नंबर 1 and 2 once again both the statements are correct। so question number 4 answer B। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट डू वी मीन बाय नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज? सी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम इंडिया के नेशनल इनकम में लेते हैं, राइट? लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये एक्टिविटीज होते हैं, ये गुड्स एंड सर्विसेज होंगे, लेकिन ये इंडिया में कोई वैल्यू, तो इसका कोई एक्सचेंज वैल्यू नहीं है। और क्योंकि एक्सचेंज वैल्यू नहीं है तो ऑल्दो दे आर एक्टिविटीज, हम इसको इंडिया के नेशनल इनकम में नहीं लेंगे। एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि आप एक कॉम्पिटिशन में गाना गा रहे हैं, जिसके अगेंस्ट आपको कोई रिवॉर्ड मिल रहा है। आप एक गाना मूवी के लिए दे रहे हो, मूवी के लिए आप अपना आवाज दे रहे हो और उसके लिए आपको पैसे मिलना ले, ये इंडिया के नेशनल इनकम में आता है, क्योंकि आप गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट कर रहे हो जिसकी मार्केट में इकोनॉमिक वैल्यू है। लेकिन मान लीजिए आप लोग बाथरूम में गा रहे हो भाई, सुबह सुबह बाथरूम सिंगर, जिसके लिए कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं, उल्टा पैसा मांग लेगा आपसे, भाई की बंद कर, है ना? तो पैसा वो मांग लेगा एक के लिए। इन शॉर्ट, आप जो वो गाना गा रहे हो वो किसी इकोनॉमिक रिवॉर्ड के लिए नहीं गा रहे। सो जब गुड्स एंड सर्विसेज इसलिए बन रहे हैं क्योंकि उसका मार्केट में एक्सचेंज वैल्यू है, तो दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर वो ऐसी ही एक्टिविटीज है पर उसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल माँ की ममता, माँ प्यार से अगर आपको खाना खिला रही है, इसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, तो ये इंडिया के नेशनल इनकम में नहीं आता। सो वो एक्टिविटी जरूर है बट क्योंकि उसकी कोई एक्सचेंज वैल्यू नहीं है, इससे हम इसको कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। व्हाट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? दोज एक्टिविटीज whose value is excluded from national income। yes, ये करेक्ट। इतना आता कैलकुलेशन एज इट विल इन्वॉल्व डबल काउंटिंग, नहीं नहीं नहीं, हम इसको नेशनल इनकम में नहीं लेते, ये सही है, पर ये बोलना कि डबल बार हो जाएगा इसलिए नहीं, डबल बार हो जाएगा इसके लिए नहीं लेते, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसकी एक्सचेंज वैल्यू नहीं है इसलिए उसको नहीं लेते। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो नहीं है इसका डबल काउंटिंग हो जाएगा इसलिए उसको नॉन इकोनॉमिक बोल रहे, नहीं, उसकी काउंटिंग होनी नहीं चाहिए क्योंकि वो इकोनॉमिक वैल्यू ऐड नहीं कर रहा।
those which produce goods and services, but since these are not exchanged in the market transaction, they do not command any market values. ये होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. वो गुड्स एंड सर्विस होते हैं बट क्योंकि इनका कोई एक्सचेंज वैल्यू नहीं है मार्केट में, इसलिए उनको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं. सो 5 का आंसर इज बी, बॉम्बे. Which of the following does not enter into the calculation of national income? नेशनल इनकम में क्या नहीं आता? प्रीवियसली प्रोड्यूस गुड्स बिल्कुल नहीं आएंगे कि नेशनल इनकम हम इस साल का जब बोलते हैं तो हम प्रीवियस का प्रोडक्शन इसमें क्यों पकड़े? तो बिल्कुल सही, 6 का आंसर ए है क्योंकि वो नहीं आता नेशनल इनकम में. वैसे सेकंड हैंड गुड्स भी नहीं आते क्योंकि पहले बने थे. वैसे ही एक्सचेंज ऑफ स्टॉक एंड बॉन्ड्स, जैसे मैंने कहा था कि रिलायंस का शेयर, रेगुलर लेक्चर मैंने कहा रिलायंस का शेयर मेरे पास, अब मुझे लग रहा है अच्छा प्राइस मिल रहा है, मैंने आपको बेच दिया, आपने खरीद लिया. भले हमने शेयर्स बेचे पर ये शेयर बेचने से कोई नया कैपिटल रेज नहीं हुआ. जो रिलायंस के पास कैपिटल पहुंचना था वो पहुंचा है, बस शेयर मेरे नाम पे था या आपके नाम पे हुआ है, इससे कोई नया कैपिटल जनरेट नहीं हुआ और इसलिए इस कैपिटल से कोई नई और इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है ऐसा भी नहीं. जो रिलायंस को कैपिटल मिलना तो मिल गया था पर बस शेयर पहले मेरे नाम पे था, अब ये शेयर आपके नाम पे हो गया है. सो एक्सचेंज ऑफ शेयर करने से भी कोई नेशनल इनकम नहीं बढ़ता. तो ये तीनों की तीनों पॉइंट, प्रीवियसली प्रोड्यूस्ड गुड्स मतलब सेकंड हैंड गुड्स प्लस एक्सचेंज ऑफ स्टॉक एंड बॉन्ड्स, ये सब नेशनल इनकम की काउंटिंग में नहीं आते. और वही पूछा था क्या नहीं आता, तो मैं जवाब दूंगा डी, ऑल ऑफ द अबव. ओके, चलिए बस ऐसे स्पीड से बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए. सारे के सारे एमसीक्यू मिनिमम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स लाने का अपना एम है. सो बने रहिए, रोज लगातार हर एक यूनिट करना है एक एक करके. एंड बस इतना कर लो, इकोनॉमिक्स आपकी नैया पार करा देगा. फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स के जितना डार्लिंग सब्जेक्ट कोई नहीं. मैं बाकी सारे सब्जेक्ट्स एक तरफ, इकोनॉमिक्स एक तरफ, राइट. खैर मैं बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ाता हूँ लेकिन यार ये ना, ये सच में बिलीव मी कि बहुत इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, बहुत इकोनॉमिक है, इतना जबरदस्त और परवडेबल सब्जेक्ट है. बहुत कम टाइम में ये बहुत ज्यादा मार्क्स देने की ताकत रखता है. बस मैक्सिमम हमसे कुछ करके चलिए, देखिए कितना अच्छा स्कोर आएगा. इसमें पूरा एग्रीगेट का ध्यान रखने की ताकत इस सब्जेक्ट में. बने रहिए. नेक्स्ट वन, which of the following enters into the calculation of national income? national income में क्या आता है इससे? Value of the services that accompany the sale. Yes. Additions to inventory stocks of final goods and material. तो जो फाइनल गुड्स एंड मटेरियल बढ़ रहा है उसमें जो एडिशन हो रहा है मतलब और नए गुड्स बन रहे हैं, नेशनल इनकम में आएंगे क्या? एब्सोल्युटली यस. वैल्यू ऑफ सर्विस अकम्पनी सेल. अकम्पनी सेल मतलब सेल के साथ आपको और कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज मिल रहे हैं. अब सेल के साथ एक्स्ट्रा सर्विसेज मिल रहे तो क्या वो भी एक सर्विस है अगर उसका इकोनॉमिक वैल्यू हो? इट कम नेशनल इनकम. स्टॉक एंड बॉन्ड सोल्ड ड्यूरिंग ड्यूरिंग द करंट ईयर, ध रहेगा ड्यूरिंग द करंट ईयर, तो ये नहीं है. स्टॉक एक्सचेंज करने से कोई नया कैपिटल रेज नहीं होता. करंट ईयर में जो स्टॉक बेचे हैं उससे और कोई नया वैल्यू जनरेट नहीं होता, हेंस वो नेशनल इनकम में नहीं आएगा. और बाकी ए और बी ये जो है ये तो आएंगे. तो 7 का आंसर जी हाँ डी, दिल्ली. 8th वन, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस मतलब क्या? जीएनपी वो भी किस पे चाहिए आपको? मार्केट प्राइस पे. मार्केट प्राइस पे कैसे आता है, राइट? तो मार्केट प्राइस पे ग्रॉस नेशनल चाहिए, वो भी ग्रॉस नेशनल. सी रेगुलर लेक्चर मैंने आपको बताया था जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक है. डोमेस्टिक मतलब इंडिया के इंडिया में. ओके, सो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक हो गया. इस डोमेस्टिक में जब हम ऐड करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तब ये डोमेस्टिक में और हमने नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड से क्या कमाया वो भी जब आप ऐड कर देते हो तो आ जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. ये तो भी क्या है? प्रोडक्शन एक्टिविटी जो इंडिया में, वहां से अपने इंडिया के प्रोडक्शन एक्टिविटी से कितना नेशनल इनकम जनरेट हुआ, राइट. ये है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. अब्रॉड की भी प्रोडक्शन एक्टिविटी से अपने इंडियन से जो कमाए, इंडियन के रेसिडेंट यूनिट से, वो तो इंडिया में नेशनल इनकम हुआ. तो इंडियन बाहर जाके यूएस में भी कुछ कमाए तो नेशनल इनकम तो इंडिया का माना जाएगा क्योंकि इंडिया ने वो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किए, बाहर क्यों ना किए. तो जब बाहर का भी आप ऐड कर देते हो तो ग्रॉस डोमेस्टिक वर्ड हटकर ग्रॉस नेशनल बन जाता है. सो वही पूछा है व्हाट इज ग्रॉस नेशनल एट मार्केट प्राइस. सो ग्रॉस नेशनल कैसे आएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक एट मार्केट प्राइस, उसमें बस एनएफआई ऐड कर दो. सो जीडीपी प्लस एनएफआई ए आगरा. 8th वन इज आगरा. चलिए 9th वन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. करेक्ट वाला ढूंढना है. जीएनपी इंक्लूड्स अर्निंग ऑफ इंडियन कॉर्पोरेशंस ओवरसीज and Indian residents working overseas, but GDP does not include these. These क्या these? अच्छा GNP includes, okay, right. तो GNP includes this, GDP does not include this, ऐसा वो बोल रहा है. बिल्कुल सही बात है, क्या गलत है? GNP में नेट फैक्टर इनकम जो बाहर हम कमा रहे ओवरसीज वो भी आता है, जीडीपी में नहीं आता. जीडीपी में इंडिया के इकोनॉमिक एक्टिविटीज, राइट. एंड हेंस ए आगरा इज करेक्ट. सो 9 का आंसर है ए.
the basic difference distinction between market price and factor costs. See, याद मैं रेगुलर लेक्चर में कहा था आपको, से ये फॉर एग्जांपल ये फोन है ना, ये फोन बन गया, ये फोन का जो बनाने का इकोनॉमिक वैल्यू उसको हम कहेंगे फैक्टर कॉस्ट। इसमें गवर्नमेंट इंडायरेक्ट टैक्सेस लगाती है, इसमें से सब्सिडी हटाती है, फिर आता है मार्केट प्राइस। सो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो इंडायरेक्ट टैक्स ऐड करो, सब्सिडी लेस करो। बट वही अगर मैं इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखूं, फैक्टर कॉस्ट प्लस इंडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी इज मार्केट प्राइस। देयरफॉर फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस में से क्या क्या करना पड़ेगा। मार्केट प्राइस इधर रखिए, ये प्लस इंडायरेक्ट टैक्स इधर जाके माइनस, ये माइनस सब्सिडी इधर आके ऐड। सो फैक्टर कॉस्ट कैसे आएगा, मार्केट प्राइस में से इंडायरेक्ट टैक्स को हटाना है, सब्सिडी को जोड़ना है, इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस साइन लेता हूं मैं यहाँ पे, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा इंडायरेक्ट टैक्स। ओके, अब माइनस है बाहर, ये प्लस जो वो ब्रैकेट के अंदर माइनस लिख देंगे, माइनस सब्सिडीज इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। अब मैंने कहा आपको इंडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का जो डिफरेंस रहता है, इन्हीं को कहते हैं नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस, इन्हीं को कहते हैं नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस। सो अगर मैं पूछूं आपको कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस है, तो आप बोलोगे कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में डिफरेंस ये है इनडायरेक्ट टैक्सेस का, नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस का। मतलब मार्केट प्राइस में से इंडायरेक्ट टैक्स को हटाना है, सब्सिडी को ऐड करना है। मार्केट प्राइस में से इंडायरेक्ट टैक्स को हटाना है, सब्सिडी को ऐड करना है, ये सुनो। सो मार्केट प्राइस में से हम इंडायरेक्ट टैक्स को हटाएंगे, तो ये देखिए मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच में डिफरेंस क्या पूछ रहे हैं। सो मार्केट प्राइस में से माइनस करना है इंडायरेक्ट टैक्स, ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा देंगे हम, ऑटोमेटिकली ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, बरोबर जो हमको चाहिए। सो वी वांट टू सबट्रैक्ट इंडायरेक्ट टैक्सेस and we want to add subsidies in market price so that we get the factor cost. So market price और factor cost में distinction क्या है, difference क्या है। So market price में से ये indirect tax देंगे, okay, and subsidy add होंगे, तब आएगा factor cost. So we would say 10 का आंसर, okay, is B Bombay। indirect tax हटेगा और ये माइनस माइनस बिल्कुल प्लस हो जाएगा जो हमको चाहिए, प्लस सब्सिडीज। इन शॉर्ट ये ब्रैकेट इंडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ऑप्शन बी में दिख रहा है हमको। ये हम मार्केट प्राइस में से हटाएंगे और वही पूछा था डिस्टिंक्शन बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, मतलब मार्केट प्राइस में से क्या हटाए हम की फैक्टर कॉस्ट आएगा, ये इसका मीनिंग है ना। सो केयरफुल, नहीं तो आपका आंसर फिर बाद में सी निकलेगा अगर आपने ठीक से नहीं समझा तो। सिर्फ फैक्टर कॉस्ट में से क्या हटाना है, क्या जोड़ना है, तो फैक्टर कॉस्ट में इंडायरेक्ट टैक्स ऐड करना है, सब्सिडी माइनस करना है। पर मार्केट प्राइस में से अगर फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो इंडायरेक्ट टैक्स हटेंगे, सब्सिडी जोड़ दिए जाएंगे। सो इंडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, मार्केट प्राइस में से ये हटाइए तो फैक्टर कॉस्ट मिलेगा, राइट। 11th वाला, इफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज पॉजिटिव, मान लीजिए अगर आपको चाहिए तो यू कैन अगेन रिवाइंड एंड अगेन सी दिस एमसीक्यू। अगर आपको लग रहा है कि आपने कंसेप्ट रेगुलरली प्रॉपर्ली नहीं किया तो यू कैन अगेन रिवाइंड इट, listen again, we'll follow. If the net factor income from abroad is positive, then see हम जानते हैं कि GDP में हम net factor income from abroad जोड़ देंगे तो आएगा gross national product। अब अगर net factor income positive है तो मान लो ये 10 है इंडिया का GDP, उसमें net factor income from abroad 2 है, पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली बात है नेशनल प्रोडक्ट 12 है। मतलब अगर ये NFI पॉजिटिव है तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट विल बी larger, will be big, will be more than the GDP, right? So if net factor income from abroad is positive, then national income will be greater than domestic. Yes, in that case national will be greater than domestic। national बड़ा आएगा कि national निकालने के लिए हमने domestic में NFI को ऐड किया, NFI पॉजिटिव है, अगर वो पॉजिटिव है तो ये ऐड करने से 10 और बढ़ेगा, तो national will become greater than domestic। okay, next GDP per capita। हाँ जी, GDP per capita कैसे आता है, GDP per capita मतलब क्या, पर हेड इंडिया ने GDP कितना बनाया। ओके, सो मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक आउटपुट पर पर्सन। हाँ जी, हाँ, इंडिया के डोमेस्टिक प्रोडक्शन को जब आप इंडिया के पॉपुलेशन से डिवाइड करोगे, मतलब ही पर पर्सन कितना आउटपुट जनरेट हुआ है, दैट इज व्हाट व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग वी कैन से इट इज GDP पर कैपिटा, है ना, इकोनॉमिक आउटपुट पर पर्सन। ए इज करेक्ट। क्या GDP पर कैपिटा इज द एक्चुअल करंट इनकम ऑफ पर्सन? नो नो, लोगों का पर्सनल इनकम अलग रहता है। इस चैप्टर में हमने देखा है पर्सनल इनकम अलग है, नेशनल इनकम अलग रहता है।
सो ये जीडीपी पर हेड ही लोगों का करंट इनकम रहता है क्या? नहीं, करंट इनकम में तो ट्रांसफर पेमेंट्स भी आ सकते हैं। मुझे मान लीजिए किसी से गिफ्ट मिला, ये मेरे पर्सनल इनकम में आता है, ये जीडीपी नहीं आता। सो जीडीपी पर हेड इज द करंट इनकम ऑफ कस्टमर्स ऑफ पर्संस ऑफ द पॉपुलेशन। नो, ऐसा नहीं है। पर्सनल इनकम अलग रहता है। जीडीपी पर हेड इज नॉट योर पर्सनल इनकम, राइट? क्या जीडीपी पर कैपिटा इज नेशनल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन? यस। अगर आप नेशनल इनकम ले लो, नेशनल इनकम एक्चुअली सिर्फ जीडीपी नहीं रहता। एक्चुअली ना टेक्निकली सी करेक्ट नहीं, नेशनल इनकम हम जानते हैं, जीडीपी इज नॉट नेशनल इनकम, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, दैट इज एक्चुअल नेशनल इनकम। सो नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन और जीडीपी पर पर्सन, ये दोनों एक्चुअली सेम नहीं है, टेक्निकली मैथमेटिकली ये सही नहीं है। पर आपके मॉडल में ना आंसर डी दिया है। अगर आप मुझे बोलोगे मेरे हिसाब से, तो दोनों ऑप्शन ए एंड सी दोनों एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं। कहीं पे भी ऊपर भी बोला इकोनॉमिक आउटपुट पर पर्सन बोला। इकोनॉमिक आउटपुट मतलब क्या? आप जीडीपी बोल रहे हो, आप नेशनल इनकम बोल रहे हो, ये क्लियर नहीं होता ना। सो एक्चुअली ए और सी जो है ना, दोनों एकदम एक्सप्लिसिटली जीडीपी ही है ऐसा नहीं दिखाते। वो बोल रहे इकोनॉमिक आउटपुट। अब इकोनॉमिक आउटपुट कैन बी जीडीपी, कैन बी जीएनपी, डिपेंडिंग कि आप क्या चाहते हो। आप सिर्फ इंडिया में कितना बनाया लोगों ने वो देखना चाहते हो, या इंडिया के बाहर का भी इंडियंस ने कितना बनाया? क्या आउटपुट पर पर्सन मतलब क्या एग्जैक्टली आपको बताना पड़ेगा। सब आउटपुट पर पर्सन बोलोगे तो जीडीपी भी हो सकता है, वो तो जीएनपी भी हो सकता है। जैसे जीडीपी पर कैपिटा ना क्लियर डेफिनेशन होना चाहिए टोटल जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। ये हुआ परफेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों नहीं है, ऐसा परफेक्ट आंसर ही नहीं। ना ए में परफेक्ट है ना सी में परफेक्ट है, इसलिए हम बोलेंगे ए और सी दोनों सही है। दोनों कहीं ना कहीं बोल रहे हैं नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। रियलिटी में आंसर नेशनल इनकम अलग रहता है। नेशनल इनकम इज एनएनपी, यहाँ पे जो लिखा है नेशनल इनकम वो रहता है, जीडीपी इज नॉट नेशनल इनकम। सो जीडीपी पर कैपिटा चाहिए तो जीडीपी डिवाइड बाय पॉपुलेशन होना चाहिए। सर नेशनल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन बोलना टेक्निकली करेक्ट नहीं है, और आप ऑप्शन ए बोलोगे तो वो भी उतना टेक्निकली करेक्ट नहीं है। तो इन शॉर्ट हम यहाँ पे जनरल मीनिंग लेंगे, जीडीपी पर कैपिटा का एग्जैक्ट एब्सोल्यूट मीनिंग ना लेते हुए यह विल टेक द जनरल मीनिंग, एंड जनरल मीनिंग के हिसाब से जीडीपी पर कैपिटा इज मेजर ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट ऑफ कंट्री, ये ठीक है। एंड सी नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, ये भी ठीक है। इसका आंसर लिखेंगे डी दिल्ली एंड which of the following is an example of transfer payment? बट ट्रांसफर पेमेंट मतलब क्या? हुक्कट, हुक्कट, हुकेट नहीं है वो, हुक्कट, हुक्कट का पैसा। ट्रांसफर पेमेंट जैसे मान लीजिए बैठे बैठे आपने, आपको मेरा नंबर दिख रहा है राइट, बैठे बैठे आपने मुझे ऐसे पैसे भेजे, ऐसे बस मन क्या सा, मन कैसा आपकी याद आ गई, भेज दिया 1 करोड़ रुपया। कभी भी अगर आपका ऐसा मन करे प्लीज गो हेड, है ना। सो भेज दिया आपने 1 करोड़, वो 1 करोड़ आपने ऐसे ही भेजा मन से, वो ट्रांसफर पेमेंट है। ऐसे कौन से जिसमें फुकड़ का पैसा मिल रहा है, जिसमें आप नेशनल इनकम तो क्रिएट नहीं कर रहे हो, तो इकोनॉमिक वैल्यू तो जनरेट नहीं कर रहे हो, लेकिन पैसा मिल रहा है। ओल्ड एज में पेंशन मिलना है, यस, आपने मेहनत तो नहीं की क्योंकि आप ओल्ड हो, आपको एक पेंशन मिल गया, यस, ये है ट्रांसफर पेमेंट। वैसे स्कॉलरशिप, यस, तो इकोनॉमिक वैल्यू आपने नहीं क्रिएट किया, में टैलेंट होगा इसलिए रिवॉर्ड बोल के स्कॉलरशिप मिला, लेकिन आप ही आपने कोई इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विस नहीं बनाए, बिना बनाए पैसे मिल रहा है, तो ये भी ट्रांसफर पेमेंट हो गया। कॉम्पनसेशन मिल रहा है फॉर लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू फ्लड्स, आपने कोई इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट नहीं हुई, लेकिन क्योंकि फ्लड्स आ गए आपके एरिया में, इसलिए आपको कॉम्पनसेशन मिल गया। ये सब बिना मेहनत का पैसा है, हेंस ये सभी के सभी एग्जांपल है। डी दिल्ली इज द करेक्ट आंसर ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स। मिक्स इनकम क्या रहता है? मिक्स इनकम मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं ही एचजीटी एकेडमी का एंटरप्रेन्योर भी हूँ और मैं ही यहाँ पे लेक्चर्स भी लेता हूँ, तो मैं लेबर बोल के भी यहाँ पे आउटपुट क्रिएट कर रहा हूँ। अब जब मेरा इनकम आता है और इसमें से मैं सच में ना जब ना बता पाऊँ आपको कि एज ए लेबर मुझे कितना मिल रहा है और एज एन एंटरप्रेन्योर मुझे कितना मिल रहा है, देन यू कुड से माय इनकम इज रिप्रेजेंटिंग मिक्स्ड इनकम। व्हाट इज मिक्स्ड इनकम? नेट प्रॉफिट रिसीव्ड बाय सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। नहीं, नेट प्रॉफिट ये तो प्रॉफिट ही हुआ, इसमें मिक्स क्या है? इसमें लेबर हुआ ही नहीं। आउटसाइड वेजेस रिसीव्ड बाय सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, विद आउटसाइड वेजेस इसमें मिक्स क्या है? कंबाइंड फैक्टर पेमेंट्स व्हिच आर नॉट डिस्ट्रीब्यूशबल। यस, कंबाइंड मेरा इनकम एचडीडी से इतना इतना निकल गया, अगर मेरा इनकम एचडीडी से इतना निकल रहा है and I am unable to tell you, it's not distributable, how much out of this is for labor services, how much out of this is for services as an entrepreneur, then you can say this is mixed income, right? So C, Calcutta is more correct explanation of mixed income. Which of the following is added to national income while calculating personal income? मैंने ऊपर भी एग्जाम्पल दिया था, नेशनल इनकम में अगर ट्रांसफर पेमेंट्स आप ऐड वगैरह कर दो तो पर्सनल इनकम आएगा, और भी ऐड हो सकता है लेकिन ट्रांसफर पेमेंट तो डेफिनेटली यस। सो नेशनल इनकम हो सकता है हमारा पर हेड जितना है वो, प्लस जो मुझे ट्रांसफर पेमेंट्स मिले, गिफ्ट, स्कॉलरशिप,
ऐसे मेरे पापा ने मुझे पैसे दे दिए, वो भी मेरे पर्सनल इनकम में आता है। तो पर्सनल इनकम निकालने के लिए हम नेशनल इनकम परेड जो है उसमें जो ट्रांसफर पेमेंट है वो ऐड कर देते हैं। सोचा तो फॉलोइंग एडेड टू नेशनल इनकम व्हाइल कैलकुलेटिंग पर्सनल इनकम, आंसर इज ट्रांसफर पेमेंट्स। 15 का आंसर है A. Yes, absolutely A. And with that, again, we finish another beautiful unit of chapter number 6. इकोनॉमिक्स का एक और यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया। बट ऐसे ही बने रहना है, एंड इफ यू वांट टू सॉल्व मोर यूनिट्स, ऐसे एमसीक्यूज अगर आपको और सॉल्व करते रहना है, तो बी श्योर टू सी द नेक्स्ट सेशन। ओके, आई विल सी यू देयर। अंटिल देन, जय हिंद, गॉड ब्लेस।